नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आप सभी लोगों से मुलाकात हो रहा है होली के त्योहार के बाद। तो कैसा रहा आप सभी लोग का त्योहार? भाई बताइए, होली तो अच्छी बीती होगी और हम भी भाई 3 दिन बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। होली का त्योहार तो बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है। और भाई रंगों का त्योहार ही होता है, तो भाई सही बात है कि अगर आप रंगों से होली खेलेंगे तो भाई कभी भी बहुत अच्छा लगेगा। कलर वैसे भी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, छुट्टियां खत्म हो गई, ठीक है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अब मैं मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आ जाइए वास्तविकता में, भाई यही जीवन है, जब तैयारी करेंगे तभी सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या बताइए। पूछ रहा है कि आवश्यक मजदूरों की संख्या बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कौन जुड़ा है भाई? भावना चौहान जुड़ी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भावना जी, कैसी रही होली आपकी? चलिए तो देखते हैं, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किस नियम से करेंगे। देखिए M1, ठीक है। अगर दिन होता तो D1 करते, लेकिन यहाँ पर घंटा है, H1 करेंगे, ठीक है। तो M1 इंटू H1 बराबर उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की। तो दूसरे जो मजदूर है उसको हमने M2 मान लिया, ठीक है। और कितने घंटे काम करके वो हो गया H2। इसी सूत्र पे करना है। अगर मान लीजिए डे होता तो यहाँ पे D1 D2 हो जाता है। यहाँ पे आवर्स है ना, घंटे हैं, तो H1 और क्या हो गया बताइए, H2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। यूपी टेट की फॉर्म फिल हो गई क्या सर? नहीं, अभी तो फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं। ऐसी जानकारी होगी तो बताएंगे। अच्छा, भावना जी ने कहा कि होली बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया। शुभम पांडे जी, आपकी होली कैसे रही? पहले का बी आंसर दिया है, जून में है भावना जी। यूपी टेट का एग्जाम जो है जून में 8, 9, 10 यही है, 3 दिन में कराया जा रहा है, ठीक है। तो M1 H1 बराबर M2 इंटू H2। तो चलिए ध्यान देते हैं, M1 क्या है, 15 मजदूर हैं। और देखिए इसमें शुभम जी का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। 15 गुणे 48, उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर, यानी M2 का वैल्यू पूछा है। और कितने घंटे में करने के लिए? 30 घंटे में करने के लिए। तो 15 दूनी हो गया 30, 2 से काट लिया 48 हो गया 24, यानी कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 24 मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, पहले का भी आ गया था पांडे जी का, और रुचि वर्मा ने भी आंसर दिया पहले का भी, बहुत बढ़िया। अच्छा, शुभम पांडे जी ने बोला होली अच्छी रही। चलिए रुचि वर्मा जी, आप भी बताइए कैसी रही होली आपकी? आप सब लोग की होली कैसी रही भाई? हमारी तो भाई ठीक रही, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 3, 2, 4, यहाँ पर x है, ठीक है। 3, 4, 2 किससे विभाज्य है बताइए? 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पे a की जगह 6 है, 5 है, 3 है और 8 है, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग कितने लोग आंसर देंगे इसका? वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 3, 2, 4, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है, 3, 4, 2, यहाँ पे x है, ध्यान दीजिएगा। 11 से विभाज्य हो तो यानी यहाँ पर x के जगह कौन सा न्यूनतम अंक रखेंगे? 6 रखेंगे, 5 रखेंगे, 3 रखेंगे, 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, ये पूछा जा रहा है। चलिए तो देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे 1, 3, 3, 1 ऐसे दिया है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये पहला स्थान वाला और तीसरा स्थान वाला, यानी विषम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ दो, असम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ दो। अगर अंतर इनका या तो 0 प्राप्त हो या तो क्या प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो, या तो 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो, तो पूरी संख्या क्या होती है? 11 से कट जाती है। वो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाती है? कट जाती है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे हमने किया। देखिए हमने पहले और तीसरे पे डॉट बनाया, 3 को आपस में जोड़ दिया, 3 और 1 4, ठीक है। दूसरा और चौथा लेटर देखिए, 3 और 1 4, दोनों का अंतर कितना आ रहा बताइए? 0। कितना आ रहा बताइए? 0 आ रहा है, यानी 1331 11 से पूरी तरह कट जाएगा। यानी कि विषम स्थान वाले अंकों असम स्थान वाले अंकों के अंतर निकालते हैं। अंतर यदि 0 प्राप्त हो या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो तो पूरी संख्या 11 से क्या होती है? कट जाती है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे, यही क्वेश्चन है। तो चलिए गौर करिएगा इसको। सबसे पहले देखते हैं इसमें, देखिए पहला, तीसरा,
ठीक है। और फिर देखिए पांचवा और सातवां, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इनको आपस में जोड़ देंगे, यानी पहला तीसरा पांचवा और सातवां, यानी 3 धन 4 जिनके ऊपर डॉट है ना, उन्हीं को हम कर रहे हैं। देखिए डैश डैश जिनके ऊपर है, फिर 3 प्लस क्या है 2, इनको आपस में जोड़ लिया। ठीक है, जो बच गया उनको आपस में जोड़ लिया। तो बच कौन कौन गए, 4x और 2। ठीक है, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, 4x और 2, इनको आपस में जोड़ दिया, 2 धन x धन 4। ठीक है, माइनस, तो यहां देखिए 3 4 7, 3 10 2 12। ठीक है, और यहां देखिए 4 और 2 6, 6 धन x। ठीक है, अभी हमने बताया था कि विषम स्थान वाले अंकों के योग और सम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर क्या आना चाहिए, या तो शून्य आना चाहिए, या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 12 में से 12 घटा दो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर x की जगह हम क्या रखें कि 6 में जोड़े 12 आ जाए, और 12 में से 12 घटाने पर शून्य मिल जाएगा। तो आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा। तो देखिए रुचि वर्मा जी ने बताया दूसरे का ए, ठीक है, शुभम पांडे जी ने भी बताया दूसरे का ए। चलिए बहुत बढ़िया, x की जगह हम 6 रख दें, तो देखिए 6 और 6 क्या हो गया 12, 12 में से 12 गया, बताइए शून्य हो गया, यानी ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमको देना है, ऑप्शन नंबर ए देना है, यानी x की जगह सबसे न्यूनतम अंक कौन सा रहेगा, बताइए 6 हो जाएगा। कौन हो जाएगा बताइए 6। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा, वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, यही पूछ रहा है, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो यही पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वही बताना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और उसके अंदर बनने वाले, तो उसके अंदर बनने वाले अधिकतम साइज का वर्ग यही हो सकता है। देखिए वृत्त है और सबसे बड़ा वर्ग यही हो सकता है इसके अंदर का, ठीक है ना, जो इनके चार क्या करे, वर्ग की चारों भुजाएं क्या करे, वृत्त की परिधि को क्या करे, स्पर्श करे। तो एक वृत्त है और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, और अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पर तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। और ये ध्यान दीजिएगा जो वर्ग है, वर्ग के अंदर का जो विकर्ण होगा, वर्ग के अंदर का जो विकर्ण होगा वो वृत्त के व्यास के क्या होगा, वृत्त के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। तो वृत्त की त्रिज्या आप अच्छी तरह जानते हैं आर होता है। क्या होता है बताइए, आर होता है यहाँ पे आर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आर होती है। और ये बताइए यहाँ पे कितने आर आ रहे हैं, बताइए यहाँ पे 2 आर आ रहा है। तो ये बताइए अगर वृत्त का हम व्यास बोले तो वृत्त का व्यास हो गया 2 आर। ठीक है, यानी सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण की अगर बात करें तो वर्ग का विकर्ण बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो वर्ग का विकर्ण है किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के क्या है बताइए, बराबर है। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2। ठीक है, अब वृत्त का व्यास क्या है, यहाँ पे 2r है। ठीक है, तो हम भुजा निकालते हैं, तो भुजा निकालेंगे तो 2r/√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ग की भुजा आ जाएगी और √2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए आपका 2√2r है। ठीक है, 2√2r है, बटे कितना है बताइए, √2 में √2 का गुणा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वर्ग की भुजा आ गया √2r। तो ये बताइए हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल और उसके अंदर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अंदर बने वर्ग की भुजा कितनी आई है, भुजा आई है √2r, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा √2r का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर है और नीचे क्या है बताइए, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा पाई/2। आंसर कितना आएगा बताइए, पाई/2 आएगा। चलिए, तो शुभम पांडे जी ने तीसरे का डी आंसर दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर बोला है कि वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। कैसे भाई,
अनुपात बोला है ना, तो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ पर अनुपात आपको बता दें, अनुपात यहाँ पर π/2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा बताइए, π/2 आ जाएगा। तो पांडे जी ने अपने आंसर कैसे दिया, तीसरे का डी यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और उसके अंदर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और हमने क्या निकाला, वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर। वृत्त का व्यास 2r है तो ये बराबर √2, नीचे गया तो √2 हटाने के लिए ऊपर भी √2 से गुणा, नीचे भी √2 से गुणा, ठीक है। तो 2√2r, √2 में √2 का गुणा, 2 से 2 कट गया, √2r हो गया। ये बताइए वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना आया, √2 आ रहा है, इसका स्क्वायर हमने किया तो जब स्क्वायर किया तो यहाँ पर 2 हो गया, ये r² है, r² से r² कट गया, आंसर कितना आ रहा है बताइए, π/2 आ रहा है। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगी, ठीक है। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले एकदम बड़े वर्ग के वृत्त का अगर क्षेत्रफल अनुपात बोला जाए तो वृत्त की त्रिज्या से क्या होगी, समानुपाती होगी। वृत्त की त्रिज्या नहीं r है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात पूछा है तो अनुपात तो π/2 आ रहा है, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, ठीक है। वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, वर्ग की भुजा भाई के समानुपाती, उसका वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो ये सारी चीजें तो मिल नहीं रही यहाँ पे, तो यहाँ पर सीधे आंसर क्या हो जाएगा आपका बताएं। शुभम पांडे जी ने बताया क्या, हाँ वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, ठीक है, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, सही है। यहाँ पर सीधे आंसर क्या हो जाएगा बताइए, π/2, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यदि 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q है, ठीक है। तो न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो 102.7 है, ठीक है, और दशमलव के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव बाद एक अंक है तो 1 0 कितना होगा बताइए, 1027/10, ठीक है। तो पूछा था q का मान बताइए, ठीक है। तो न्यूनतम रूप में करना था, तो न्यूनतम रूप का मतलब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे अगर छोटा होता, ठीक है, तो ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, q का मान हमको बताना है। तो 1027 और 10 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम ऊपर नीचे काट सके, तो ये ऑलरेडी न्यूनतम रूप में है, तो q का मान क्या हो जाएगा, q का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस भिन्न में बदलना था और q का मान पूछ रहा था, किस में बदलना था, भिन्न में बदलना था, और किसका मान पूछ रहा था बताइए, q का मान पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 600 रुपए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में रुपए 720 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो यह धन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। चलिए बताइए सभी लोग 5वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा। शुभम पांडे जी ने बताया आंसर चौथे का बी, चलिए चौथे का बी बताया है, चलिए बहुत बढ़िया है। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत आराम से करिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 600 रुपए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में रुपए कितनी हो जाती है, 720 रुपए हो जाती है। तो यहां तक हो गई, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलो 720 हो गया, ठीक है। लेकिन बोला है कि जिस भी रेट से हुई है तो 720 हुई है। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 2% बढ़ा दिया जाए, तो पहले किस दर से बढ़ी थी हमको मालूम नहीं है, वो दर हमको मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि 2% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये बताइए 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में 2% बढ़ेगा, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 4 वर्ष में 4 दूनी 8% बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले से जिस भी दर से बढ़ा था बढ़ के 720 हो गया था, और ये बताइए अगर 1 वर्ष में फिर से 2% बढ़ जा रहा है तो 4 वर्ष में 4 दूनी 8% बढ़ जाएगा। किसका 8%, मूलधन का। तो मूलधन 600 है, 600 में और 8% आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया बताइए, 8 छके 48। तो हमने कैसे किया, 2% का मतलब 1 वर्ष में 2% बढ़ाया गया, ठीक है। तो 4 वर्ष में 4 दूनी 8% बढ़ा दिएगा, 48 बढ़ा, और कितना रुपया हो गया था बताइए, 720 रुपया हो गगया था, और 48 अगर और बढ़ जाए तो 48 जोड़ दीजिए, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 768 रुपए। तो 5वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, सभी लोग बताइएगा। रुचि वर्मा ने चौथे का बी आंसर दिया है। 5वां नंबर किसका किसका आया है बताइए, शुभम पांडे जी का आंसर आया है 5वें का बी, बहुत बढ़िया, 5वें का बी आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे फटाफट आगे देखते चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो पूछा है कि 2 पूर्णांकों का योग 1 पूर्णांक होता है, ठीक है, उसके से क्या है,
चलिए तो सभी लोग बताइएगा, दो पूर्णांकों का ये एक पूर्णांक होता है, क्या सही है? हाँ सही है। कोई भी दो पूर्णांक है, वो चाहे -3 हो चाहे 0 हो, जोड़ेंगे तो क्या होगा? -3 पूर्णांक ही हुआ। ठीक है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, उनका योग करोगे तो 9 आया, वो भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो पूर्णांक जानते हैं किसको बोलते हैं? पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, एक होता है शून्य। तो कभी भी दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो हमेशा पूर्णांक होगा। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये आपका सॉरी पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही वाले को तो हम काट देंगे ना, सही वाले को काट देंगे, और जो सही नहीं होगा उसी पर टिक लगाना है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सही है, लेकिन हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो दो परिमेय संख्या मतलब समझ लीजिए, 4 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है, जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 भी परिमेय संख्या ही है। -3 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है। ठीक है, और जोड़ने पे -3 आ रहा है तो ये भी परिमेय संख्या है। 3/4 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या। अगर जोड़ते हैं बताइए तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गया, ऊपर कितना होगा बताइए? 5/4, ये भी परिमेय है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत बोला है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है चलिए हम बता देते हैं क्यों यहाँ पर सही नहीं है। तो चलिए देख लीजिए क्यों सही नहीं है। देख लीजिए, मान लीजिए कोई दो अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए 2√3 है। ठीक है, और यहाँ पर हमने 3√3 ले लिया, तो जोड़ने पे क्या है बताइए? ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। जोड़ने पे 3 और 2 5, 5 कड़ी में 3, ये भी अपरिमेय आ गया। लेकिन मान लीजिए कि अभी ऐसे दे दे कोई परिमेय संख्या, ऐसे अपरिमेय संख्या ऐसे 3 धन कड़ी में 6। ठीक है, ठीक। और मान लीजिए दूसरी परिमेय संख्या ऐसे 3 माइनस कड़ी में 6। ठीक है, इन्हीं को जोड़ना है। तो देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, दोनों को जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो 3 धन कड़ी में 6 धन 3, प्लस में माइनस गुणा माइनस, माइनस कड़ी में 6। तो प्लस कड़ी में 6 से माइनस कड़ी में 6 कट गया, 3 और 3 कितना हो गया बताइए? 6। तो यहाँ पर तो सही था, दो अपरिमेय का योग क्या आया था? अपरिमेय का योग अपरिमेय आया था, सही है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन जोड़ने पे क्या मिला? परिमेय मिला। ठीक है, तो देखिए यानी तीसरा वाला जो नियम है फॉलो नहीं करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो किसका किसका सही है? रुचि वर्मा जी का सही है, छठे का सी। शुभम पांडे जी ने सही बताया है, छठे का सी आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि कोई संख्या जो है किससे अधिक है बताइए? अपने 20% से 60 अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देते हैं अपने 20% से। ठीक है, तो कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या x है। ठीक है, और जो अपने 20% से यानी x के 20% से कितना अधिक है बताइए? 60 अधिक है। ठीक है, तो 60 अधिक है, तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अपने 20% से 60 अधिक है, यानी संख्या को अगर हम 100 मान लें, टोटल क्या मान लें बताइए? 100 मान लें। ठीक है, और इसका 20% से ये जो संख्या है कितना अधिक है बताइए? 60 अधिक है। तो किसकी बात कर रहा है? सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा है, यानी कि जो 80% वाला हिस्सा है वो अपने 20% से अधिक है। तो परसेंटेज में जितना अधिक होगा ये बताइए, रियल में कितना अधिक है बताइए? 60 अधिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 20% से 60 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 80% है किसके बराबर है बताइए? 60 के बराबर है। 80% किसके बराबर है बताइए? 60 के बराबर है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 80% बराबर कितना? 60 हो गया। ठीक है, तो देखिए 20 चौको 80 और 20 तिहाई 60। ठीक है, तो संख्या पूछा है, संख्या के लिए किसका मान निकालेंगे? 100% का। तो 100 4 का कितना गुना है? 25 गुना है। अगर यहाँ 25 गुना हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए? 25 गुना। कितना हो गया बताइए? 25 तिहाई 75। ठीक है, कितना हो गया बताइए? 75। वह संख्या क्या है बताइए? 75 है। वह संख्या क्या है बताइए? 75 है। तो 7वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। हम इससे भी कर सकते थे, देखिए 20 से कम 20, 20 25 100, x/5 उधर भेज दो, तो x माइनस x/5 बराबर कितना है? 60। तो 5 के x में गुणा, 5x में से x गया, 4x/5 बराबर कितना? 60।
तो देखिए सिंपल करना था, कोई संख्या x अपने 20% से कितना अधिक है बताइए, 60 अधिक है, ठीक है। तो देखिए हमने 4 से 60 को काटा, 15 हो गया, 15 पचे 75, यानी संख्या कौन है बताइए, 75 है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और अगर 20% 60 अधिक है, इसका मतलब सीधे 80% बराबर 60 के, ठीक है। तो 100% बराबर कितने के, 75 के। डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो 7वें नंबर का डी सबका सही है, 7वें का डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे सभी लोग बताइएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला है कि संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट। तो 3070 के सर्वाधिक निकट 3060 है कि 3070 है कि 3077 है कि 3068 है, ठीक है। 17 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन को अगर करना है और 17 से विभाजित करना है 3070 के निकट, तो हम क्या करेंगे बताइए, 17 से यहाँ भाग देंगे। तो देखिए 17 एकम कितना हुआ बताइए, 17, कितना शेष बचेगा, 13 यहाँ पे, ठीक ना, और यहाँ पे 7, ठीक। 17 बटे कितना होगा बताइए, 17 बटे हो जाएगा 136। कितना शेष आया बताइए, 1, फिर 0 उतारा, नहीं गया तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि बोला है 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या बताइए, यही पूछ रहा है, ठीक है। जो 17 से पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। तो देखें किसका किसका आंसर है, 8वें का सी दिया है शुभम पांडे जी ने, ठीक है। लेकिन चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। कभी भी निकटतम पूछे तो निकटतम का मतलब ये नहीं है कि उससे बड़ी संख्या हो। निकटतम मतलब 3070 से छोटी संख्या भी हो सकती है, 3070 से बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो अगर हमको 3070 से छोटी संख्या चाहिए तो 3070 में से क्या करें हम, 10 घटा दें, तो क्या मिलेगा, 3060 मिला। तो 3060 भी वो निकटतम संख्या है जो 17 से कट जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए 17 एकम 17, 13, 17 बटे 136, ठीक है, ये भी कट सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमको देखना है कि 3000 के सर्वाधिक निकट कौन है। क्या ध्यान देना है, अक्सर लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि अक्सर बड़ा वाले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ा वाला ही, 3070 से बड़ा वाला ही आंसर हो, 3070 से छोटा वाला आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो 3060 भी आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि संख्या छोटी भी हो सकती है उससे। तो छोटा करने के लिए ये बताइए किसके वजह से 17 से नहीं कट रहा था, ये 10 जो शेष बच रहा है, इस 10 को हम इसमें से माइनस कर दें तो 3070 में से 10 गया 3060। ये 10 अधिक होने के वजह से नहीं कट रहा था, हमने 10 को माइनस कर लिया, तो 17 से कटने वाली एक संख्या आ गया 3060, ठीक है। अब 3070 से हमको बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 3070 से कौन सी बड़ी संख्या रख दें जिससे 17 से पूरी तरह कट जाए, तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए 3070 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब 3070 से बड़ा होगा। तो हमेशा जोड़ी जाने वाली संख्या कौन होता है मालूम है, ये भाजक और शेष का अंतर होता है। भाजक 17 है और शेष कौन है 10, 17 में से 10 घटा दो क्या होगा 7। यानी हमको 3070 में क्या जोड़ना है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, हमको कभी भाग देने के बाद अगर कोई संख्या भाज्य से बड़ी चाहिए, जिससे इस संख्या से पूरी तरह कट जाए, भाजक से कट जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाजक और शेष के अंतर को उसमें जोड़ देना होता है। तो भाजक और शेष का अंतर कितना है बताइए 7। अगर 3070 में हम 7 जोड़ दें, क्या जोड़ दें बताइए 7 जोड़ दें, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 3077। 3000 क्या मिलेगा 77 मिलेगा। तो पूछा है कि सर्वाधिक निकट, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। पूछा है कि सर्वाधिक निकट संख्या बताइए, तो आपको मैं बता दूं कि 3070 के निकट कटने वाली संख्या कौन है, 3060 भी है जो 17 से कट रहा है, ठीक है, और 3077 भी जो है जो कट रहा है 17 से, ठीक है। तो 3060 भी कट सकता है, 3077 भी कट सकता है। अब हमको बस देखना ये है कि 3070 से ज्यादा नजदीक कौन है। 3070 से 3077 तक बस 7 की दूरी है, ठीक है, और 3060 से 3070 तक 10 की दूरी है। तो ये बताइए 7 किलोमीटर चलना ज्यादा नजदीक होता है कि 10 किलोमीटर चलना ज्यादा नजदीक होता है, आप खुद बताइएगा क्या सबसे ज्यादा नजदीक होता है। अगर आप 7 किलोमीटर चल रहे हो तो ज्यादा नजदीक है, इसको हम वैसे बता रहे डिस्टेंस के तौर पे। तो 3070 से 3077 तक हमको जाना है। मान लीजिए किलोमीटर का पत्थर है, 3070 से 3077 जाना है, तो हमको 7 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमको थोड़ा पीछे जाना है यहाँ से, तो हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इधर जाना होगा तो 10 किलोमीटर जाना होगा। तो ज्यादा नजदीक तो ये हुआ ना, ज्यादा नजदीक ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए प्रयागराज है,
यहाँ से 2 शहर है, ए शहर है और बी शहर है। ए शहर तक जाना है तो आपको 10 किलोमीटर चल के जाना है, और प्रयागराज से अगर बी शहर तक जाना है आपको 7 किलोमीटर चल के जाना है। तो ज्यादा नजदीक तो बी शहर हुआ ना, यानी 3077। तो सर्वाधिक निकट आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सर्वाधिक निकट किसे कहते हैं। और जिसके मन में ये भ्रांति होती है कि जब भी निकटतम पूछे तो संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, ये गलत है। संख्या इससे छोटी भी हो सकती है, संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। निकटतम पूछा होता तो छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। पूछा सर्वाधिक निकट, उस तरह तो 2 आंसर हो जाते, 3060 भी और 3077 भी। लेकिन सर्वाधिक निकट पूछा है तो सबसे ज्यादा नजदीक 3070 के कौन है? 3077 है। तो क्लियर हो गया होगा आपको सबको, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि विभाजित होने वाली संख्या जो निकटतम है दी गई संख्या से छोटी भी हो सकती है, ठीक है, और दी गई संख्या से बड़ी भी हो सकती है, और उनमें जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा वही सर्वाधिक निकटतम कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए 8वें का सी शुभम जी ने लगाया था, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी 5 में खरीदा और 4 में क्या किया? बेच दिया। तो 1 रुपए की हानि हुई, ठीक है, 1 रुपए की हानि हुई। कितने क्रय मूल्य पे बताइए? 5 पे गुणे 100। बस सॉल्व कर दिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 से 100 काटा, कितना हो गया बताइए? 20%। तो जब भी अनुपात में दिया हो क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को, तो इन्हीं को और प्रतिशत में बदलना हो, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में बदलना हो तो इन्हीं को रुपए में मान के सॉल्व कर लिया जाता है। यानी क्रय मूल्य 5 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपया। 5 रुपए के सामान को आपने 4 रुपए में बेचा तो 1 रुपए की हानि हुई। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कितना हानि हुआ बताइए? 20% की हानि हो जाएगी। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 9वें का आंसर कौन सा हो गया बताइए? 9वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया है। कौन कौन सा 4 ऑप्शन है? देखिए, ए ऑप्शन है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने लोग आंसर बताएंगे इसका? फटाफट बताइए। शुभम पांडे जी ने बताया 9वें का ए। वाह भाई पांडे जी, फटाफट आप बताते जा रहे हैं, क्या लाजवाब 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 प्रदर्शन है आपका, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यदि किसी घन का विकर्ण 8 कड़ी में 3 है, तो देखिए यहाँ पे घन की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं घन की, तो यही होता है घन, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक। और विकर्ण आप जानते ही हैं कि इस शीर्ष से किसको मिला दे, यहाँ तक हम मिला दे, विकर्ण होता है। तो घन का विकर्ण की अगर बात करें, घन का विकर्ण कितना दिया है बताइए? 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है। घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है बताइए? a√3 होता है। क्या होता है? a√3 होता है। तो √3 से √3 कट गया, घन की भुजा आ गई। घन की भुजा कितना आ गया बताइए? 8 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितना आ गया बताइए? घन की भुजा आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 10वें का ये, ठीक है, शुभम जी ने बताया है। रुचि वर्मा जी ने 9वें का ये बताया था। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, तो पूछा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको बता दें। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², यही होता है। तो 6 × a यानी कि भुजा, भुजा कितना है? 8 आया है। 8 का वर्ग करिए, 6 × 8 का वर्ग कितना होगा बताइए? 64। तो 6 चौको 24, हासिल 2, 6 के 36, 2 38, 384 और सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। आयतन होता तो घन होता, तो हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांडे जी आपने आंसर बताया 10वें का डी, बहुत बढ़िया। और भाई किसी का आंसर नहीं आ रहा फिलहाल में, अब सभी लोग भी ट्राई करिए, कोई बात नहीं, जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। गलत सही से ना घबराइए, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। और अगर गलती ना हो तो भगवान ना हो जाए, जानते हैं गलतियां नहीं होंगी तो वैसे भगवान की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। इंसान से ही गलतियां होती हैं, गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती से सबक नहीं लेते हैं ये बुरी बात होती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलती सही लगा होगा, मैथ्स है भाई। मैथ्स में तो जानते हैं कि जगह जगह पे हम सबक लेके ही सीखते हैं, ठीक है ना। मैथ पूरा प्रैक्टिस वाला ही सब्जेक्ट है, बोला भी गया है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट मैन। और मैथ्स जो होता है पूरा आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं 10वें का डी, रुचि वर्मा जी ने भी बताया 10वें का डी, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ क्षेत्रफल है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए तो इसको चलिए हम समझा देते हैं, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का, ठीक है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह कि वृत्त जो होता है पूरा कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। और उसमें कितना अंश लेना है बताइए, लेना है 120 अंश लेना है। कितना अंश लेना है, 120 अंश लेना है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल कितना है बताइए, 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल कितना है, खंड का क्षेत्रफल है यहाँ पे 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है, ठीक है। और ये बताइए कि 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल, तो हमको बस ये ध्यान देना है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का, तो पूरा वृत्त जो है कितने अंश का है बताइए, 360 अंश का है। और 120 उसका कितना हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, 120 ऊपर और 360 नीचे, तो 0 से 0 काट दिया, 12 कम 12, 12 3 36। मतलब ये हुआ कि जो 120 अंश वाला जो खंड है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, 1/3 गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है बताइए, बराबर है 66/7, ठीक है। 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर बराबर 66/7, ठीक। अब ध्यान दीजिए 1/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, आर स्क्वायर बराबर 66/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 तिहाई कितना हो जाएगा बताइए, 66 हो जाएगा, 3 जाके 3 में गुणा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताइए 9, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 9 का वर्गमूल कितना हो गया बताइए 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है क्या, पूछा है व्यास बताइए, क्या पूछा है, व्यास बताइए। तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या 3 है, 3 का हम दोगुना कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा बताइए, 6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं किसका किसका आया है। नरेश पांडे जी आपका 11 का ए नहीं होगा, यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आपने ए लगा दिया, त्रिज्या, त्रिज्या नहीं पूछा, यही हड़बड़ी एग्जाम में होता है। वृत्त का व्यास पूछा, क्या पूछा है, वृत्त का व्यास पूछा है। अब वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना। आपने 3 सेंटीमीटर बस त्रिज्या को लगा दिया, यहाँ व्यास बताना था, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो कई बार ये गलती बहुत लोग करते हैं, सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में जाके तब सुधार करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन में गड़बड़ी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, ये वर्ग का विकर्ण है, मान लेते D1 नाम है, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिए ये है a√2, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√2, तो वर्ग का विकर्ण है a√2, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं, बोला इसको दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो दोगुना जब करेंगे इसको, a√2 का दोगुना, ये बताइए a√2 है ना, इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 2a√2, क्या हो जाएगा 2a√2, ये हो गया 2a√2, ठीक है। तो D2 यानी दूसरा विकर्ण कितना है बताइए 2a√2, ठीक। और आपको बता दें क्षेत्रफल का सूत्र एक ये भी होता है, क्या होता है बताइए, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण कितना है बताइए, a√2 का स्क्वायर बटे 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है। और 2 से 2 काट दीजिए, कितना हो गया a स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग के विकर्ण का वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है बताइए, विकर्ण का स्क्वायर कर दो, विकर्ण का स्क्वायर कर दो, किससे भाग दे दो बताइए 2 से, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ बताइए विकर्ण कौन है बताइए 2a√2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर बटे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। a का स्क्वायर a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, नीचे 2 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 4a स्क्वायर कितना आ गया बताइए 4a स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है
कि पहले जो क्षेत्रफल है, पहला जो क्षेत्रफल है ए स्क्वायर है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर है, तो बताइए गुणा किससे हुआ है? ए स्क्वायर से 4a स्क्वायर करने के लिए 4 से गुणा किया गया, यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 4 गुना। यानी कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो कितने लोग का आंसर आ गया? हाँ पांडे जी आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12वें का बी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए विकर्ण a√2 है, इसका 2 गुना किया तो 2 × a√2 हो गया। और क्षेत्रफल का सूत्र ये भी होता है वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 किया तो a स्क्वायर आया। यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग दिया तो 4a स्क्वायर आया, और a स्क्वायर से 4a स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बस 4 बढ़ा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई हुआ तभी 4a स्क्वायर आएगा, यानी 4 गुणा हो जाएगा। आंसर हो गया 12 का बी। तो कंफर्म है सबको? आप सभी लोग समझ गए होंगे। रुचि वर्मा जी का भी 12 का बी है, शुभम पांडे जी का भी बी है। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप सभी लोग। देखिए विनय एक घड़ी को ₹75 में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य बताइए क्या होगा? 150 रुपया, 175 रुपया, और क्या बताइए 60 रुपया और 50 रुपया। क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। घड़ी को 75 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो घड़ी का जितना क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? प्रतिशत लाभ के क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है एग्जाम में, प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो घड़ी की लागत मूल्य बताइए। क्या पूछा है? घड़ी की लागत मूल्य बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कितने लोग बताएंगे? फटाफट बताइए भाई। रुचि आप भी बता रहे हैं, पांडे जी आप भी बता रहे हैं, सभी लोग बताएं। अरे होली का त्योहार बीत गया है, पूरी तरह से लग जाइए एकदम जुनून के साथ। चलिए बताइए कितने लोग बताएंगे इसका आंसर? 150, 175, 60 की 50, क्या आंसर होगा? सभी लोग फटाफट बताएं। चलिए बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। कभी भी लागत कीमत दिया हो किसके बराबर? प्रतिशत लाभ के, और विक्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य को ऐसे 2 भाग में तोड़िएगा। देखिए विक्रय मूल्य यहाँ 75 है, 75 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे 75 आए। गुणा करने पे कितना है बताइए? 75 आए, और घटाने पे 10 आए, ठीक है। गुणा करने पर विक्रय मूल्य के बराबर हो, गुणा करने पर विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? दोनों का अंतर होना चाहिए 10, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं जो गुणा करने में 75 हो, ठीक है, और अंतर 10 हो, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम करते हैं 25 × 75, 25 × 75 करते हैं तो 25 और 3 गुणा करने 75 आ रहा है, लेकिन 25 में से 3 घटाने पे आपका 10 नहीं आ रहा है। अभी हमने क्या बोला? अंतर 10 आना चाहिए, ठीक है। तो अगली संख्या क्या ले सकते हैं? अगली संख्या हम ले सकते हैं क्या? 15 × 5 = 75, यानी कि ये 25 और 3 वाला जोड़ा नहीं होगा। कौन सा होगा बताइए? 15 × 5 = 75। 15 और 5 का गुणा करने 75 आ रहा है, 15 में से 5 घटाने पे क्या आ रहा है बताइए? 10 आ रहा है। 15 में से 5 घटाने पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो जैसे इस तरह की 2 संख्याएं मिले, हमको करना कुछ नहीं है, छोटी वाली संख्या को पकड़ा, उसके बाद एक 0 लगा दिया, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा बताइए? 50 रुपया। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या आ जाएगी बताइए? 50 रुपया। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए एक और संख्या लेके बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 75 रुपया था, ठीक है, यहाँ पर क्या था बताइए? 75 रुपया था। मान लीजिए यहाँ पर 144 रुपया होता विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 144 रुपये को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि गुणा करना है 144 आए, अंतर 10 आए। अंतर क्या मिले? 10 आए, ठीक है। और जैसे ऐसी 2 संख्या मिले, छोटी वाली संख्या के बाद एक 0 लगाइए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। कब करते हैं इस तरह? जब लागत मूल्य किसके बराबर हो? प्रतिशत लाभ के बराबर हो, ठीक है ना। सबसे जल्दी करने का ये तरीका होता है। चलिए बताइए। तो शुभम पांडे जी ने बताया 13 का डी। चलिए वो तो सही है। 144 का आंसर आप सभी लोग दीजिए। 144 वाले का आंसर क्या होगा? ऐसी 2 संख्या है जिनका गुणा करने पे 144 है और अंतर 10 हो, तो ये बताइए 24 × 144 होता है। लेकिन ये बताइए क्या दोनों का अंतर 10 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। उसके से बताइए, उसके से क्या होगा? 12 × 12 क्या होता है? 144 होता है, लेकिन अंतर 10 आएगा? नहीं आएगा। 18 × 8 कितना होगा बताइए? 144, ठीक है, आ रहा है। इनका अंतर भी 10 आएगा, तो 18 में से 8 गया 10। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो छोटी वाली संख्या को पकड़िए, उसके बाद 0 लगा दीजिए। आंसर क्या हो गया बताइए? 80 रुपया। आंसर क्या हो गया बताइए? 80 रुपया। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो कैसे करना है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि 2 वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वो ये दोनों वृत्त, ठीक है ना,
तो वे दोनों वृत्त क्या होंगे। तो आपको मैं बता दूं सुविधा के लिए कि दो वृत्तों का त्रिज्याओं का अंतर, यहां 1 है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्याओं का अंतर अगर वृत्तों के केंद्र की दूरी से, ध्यान दीजिएगा ये वृत्त है, ठीक, और ये बताइए इस त्रिज्या को R1 बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, R2, ठीक है। और यहां पर बोलना चाह रहा है कि ये केंद्र से इस केंद्र तक की दूरी यानी जो D है, ठीक है, क्या है बताइए, D है। तो आपको बता दो इन दोनों त्रिज्याओं का अंतर अगर D से क्या हो बताइए, छोटा हो, D से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। और ये जो D हो इन दोनों त्रिज्याओं के योग से क्या हो, योग से अगर छोटा हो, योग से क्या हो बताइए, छोटा हो। ध्यान दीजिएगा दोनों त्रिज्याओं का अंतर इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी D से अगर छोटा हो और योग अगर इनसे क्या हो, बड़ा हो, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, वही बोला है कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी यानी D उनकी त्रिज्याओं के योग से यानी R1 और R2 के योग से अगर छोटी हो तो वे दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए आपको चारों नियमों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई वो पढ़ते रहेंगे आप लोग, तो जब क्लासेस शुरू होंगे तो इनके बारे में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सारी चीजों को बताते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए 1 है, 5 है, 2 है, 10 है, फिर यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है 15 है, फिर 4 है, फिर 20 है। पूछ रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा, खाली स्थान पे क्या भरना है बताइए सभी लोग। यहाँ पर खाली जगह पर क्या भरा जाए, सभी लोग बताएं। हाँ पांडे जी बहुत बढ़िया, पांडे जी ऑलवेज बेस्ट, पांडे जी इज ऑलवेज बेस्ट, हमेशा बेस्ट रहते हैं, हमेशा आंसर आगे बता रहे हैं। चलिए रुचि वर्मा भी प्रयास कर रही हैं, साथ ही साथ लगी हुई हैं, दोनों में गजब का होड़ जोड़ तोड़ चल रहा है, ठीक है। तो बढ़िया है। देखिए कंपटीशन से, देखिए कभी भी कंपटीशन ऐसा ना करो कि अगला आगे निकल रहा है तो उसको धक्का मार दो, ठीक है ना। कंपटीशन ऐसे होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़ाई के लिए कि हम आंसर पहले दें, हम पहले आंसर दें, इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। अगर आपके बीच में हेल्दी कंपटीशन है ना तो वही आपकी सफलता का राज जान लीजिए। देखिए इससे आपका स्पीड भी मेंटेन होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होके गुजरेंगे आप, ठीक है। और एग्जाम में जो आपकी हमेशा शिकायतें रहती हैं कि स्पीड नहीं था, इस वजह से दिक्कत हो गई, इस समस्या से आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया। पांडे जी ने 14 का सी बताया, हम देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, एक एक स्थान छोड़ के हुआ, तो देखिए 5 5 5 10 5 15 5 20, यहाँ तो 5 5 बढ़ा है, और यहाँ देखिए कैसे बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 3, यानी कि यहाँ पर एक एक स्थान छोड़ के 1 1 बढ़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो रहा था बताइए 5 5 बढ़ रहा था, यहाँ क्या बढ़ रहा था 5, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बताइए 3 आ जाएगा। 15वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 15वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, रुचि वर्मा जी ने आंसर बताया 15 का डी, ठीक है। और शुभम पांडे जी 14 का सी पे ही भाई बताया नहीं आपने, अच्छा अभी लग रहा है चेक कर रहे होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को किससे विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 16 नंबर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें से आंसर क्या होगा चलिए बताएं। कितने लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, यही बताना है। तो चलिए बताइए कितने लोग बताएंगे इसका आंसर, फटाफट बताइए इसका आंसर कितने लोग बताएंगे 16 नंबर वाले क्वेश्चन का। 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कैसे करना है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पर वो दो संख्याएं ए और बी मौजूद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो शेषफल है वो किसका टुकड़ा है, शेषफल जो है उन्हीं के हिस्से हैं। आखिर शेषफल किस में से बचा है, ये जो 4 जो शेषफल बचा है ए में से बचा है, ठीक है। और जो 5 शेषफल बचा है किस में से बचा है, बी में से बचा है। तो अगर हमको संख्या नहीं मालूम है, ए और बी संख्या नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करते समय हमको करना क्या है, ए की जगह ए का शेषफल
बी की जगह बी का शेषफल बस रख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का शेषफल कितना है बताइए 4, ठीक है 4 स्क्वायर। बी का शेषफल कितना है बताइए 5 है। इनको पहले सॉल्व कर लीजिए। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25 16 जोड़ दो कितना हो गया 41। अब फिर बोला उसमें 6 से भाग दिया जाए, तो चलिए 41 में हम 6 से भाग देते हैं, तो बताइए 6 के 36, क्या शेष आएगा बताइए 5। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह कभी कभी तो बस एक ही संख्या देता है, शेषफल भी एक ही होता है। तो हमने आपको पढ़ाया पहले भी, एक बार एग्जाम में आया हुआ था इस तरह, तो हम प्रीवियस ईयर में इस तरह क्वेश्चन कराए हैं। अगर एक संख्या एक शेष हो तो उस संख्या की जगह उसी शेष को रखते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, दो संख्या है और दो शेष हो तो उन दोनों संख्याओं की जगह हम क्या करेंगे, उन्हीं शेष को रखेंगे। सॉल्व किया तो 41 है, 41 में 6 से भाग दिया, कितना शेष आ गया बताइए 5, ठीक है। तो बस ऐसे करना था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो चलिए रुचि वर्मा जी ने बताया 16 का बी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा बोल सकते हैं इसको, 17 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जान रहे तो समझिए परसेंटेज का आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। पांडे जी ने 16 का बी बताया, बहुत बढ़िया पांडे जी। लग रहा है कि थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है आपकी तरफ का, ठीक है। या तो कुछ भाई कैलकुलेटिव काफी देर से कर रहे हैं तो थोड़ा थक भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है पांडे जी थकने वाले हैं भाई। रुचि वर्मा जी भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग बताइए भाई इसका। ये नहीं बता पाएंगे तो समझिए आपको परसेंटेज का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में, ये क्वेश्चन इतना रिपीट करता है, इतना रिपीट करता है कि हमको तो लग रहा है कि सपने में भी ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक ना। जो बच्चा पढ़ता होगा उसको सपने में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए, और सपने में अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। सीधी सी बात है, पढ़ाई नहीं कर रहा, और पढ़ाई नहीं कर रहा तो अब से लग जाइए। निगेटिव मत सोचिए कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सर ने बोला तो आप पढ़ाई नहीं करें, तो पढ़ाई पे लग जाइए भाई। आपका जून में एग्जाम होने वाला है, आप सभी लोग खूब बढ़िया से लग जाइए, ठीक है, यूपी टेट के एग्जाम के लिए। चलिए तो अभी आंसर नहीं आया, अरे भाई इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। देखिए किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी है, 10% को हम 1/10 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1/10, ठीक है। तो भुजा मान लीजिए 10 है, भुजा कितनी है 10 है, और 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बताइए 11। तो पहले वर्ग की भुजा 10 थी, अब 11 है। तो ये बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में पूछ रहा है वृद्धि कितने हुई, तो ये बताइए पहले भुजा 10 था तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा का स्क्वायर, बाद में भुजा 11 हो गया तो वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले बताइए वर्ग का क्षेत्रफल 100 था, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना 121 है। 100 से 121 हो गया है तो कितना बढ़ा है बताइए 21 बढ़ा है, और वृद्धि को प्रतिशत में निकालना है तो जो 21 बढ़ा है कहां से बढ़ा है बताइए 100 से बढ़ा है। अब प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कट गया, क्या आंसर आया बताइए 21%। आंसर कितना है बताइए 21%। तो 17 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 17 नंबर वाले क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया रुचि वर्मा जी। शुभम पांडे जी ने 17 का बी बताया, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं रुचि वर्मा ने 17 का ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, 10% नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे 21% होगा। शुभम जी का आंसर सही है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए 17 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए, क्या बोला है मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। चलिए बताइए फटाफट क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा कि 6 होगा, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे बताइए, सभी लोग बताइए। देखिए मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र, ठीक है, और 9 वर्ष बाद उम्र, यानी कि आज से 5 साल पहले जो उम्र था मोहन का और आज से 9 साल बाद जो उम्र होगा, उन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है। यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर मोहन की वर्तमान आयु 4 वर्ष है तो क्या 5 साल पहले हम जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। 5 साल पहले चले जाएंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये बताइए 5 में से अगर 5 साल पहले जाए तो कितना होगा 0 हो जाएगा, और 0 का अगर हम क्या करें 0 में किसी से गुणा करें तो कभी 15 आ ही नहीं सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मोहन की 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 5 साल उम्र कम होगा तो 7 में से 5 घटा दो 2, ठीक। और 9 वर्ष बाद, देखिए यहां से हम क्यों ले रहे हैं, ये जो वर्तमान आयु दिया हुआ है ऑप्शन में जो दिया है वर्तमान आयु, यानी मोहन इस समय 4 वर्ष
का है? नहीं है। अभी बताया क्यों नहीं है। 5 वर्ष का है? वो भी नहीं है। मोहन अगर 7 वर्ष का है तो 5 साल पहले 2 साल का था, और 9 साल बाद कितने का होगा? 9 में 7 जोड़ दो, कितना हुआ? 16 साल का। ये बताइए क्या दोनों का गुणनफल 15 है? 16 दूनी 32। यहाँ पे इनका गुणनफल 15 नहीं है, तो हमारा आंसर सीधे कौन सा हो जाएगा? डी। क्यों हो जाएगा? देखिए, मोहन अगर इस समय 6 साल का है तो 5 साल पहले 1 साल का रहा होगा, ठीक है। अब मोहन इस समय अगर 6 साल का है तो 9 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 6 में 9 जोड़ दो, कितने साल का होगा? 15 साल का होगा। और दोनों का गुणनफल देख लीजिए, 15 एकम 15, यही बोल रहा था कि दोनों का गुणनफल 15 आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? 18 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग समझ गए होंगे। 18 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो किसका किसका आंसर आ गया? पांडे जी का आंसर आ गया 18 का डी। देखिए कितना बढ़िया है क्वेश्चन, ऑप्शन सही हो गया आपका, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। देखिए 0.000032 के ऊपर पावर कितना है? 0.6 का मान बताइए। ये बताना है, इसका मान बताइए। देखिए 0.000032 पावर कितना है बताइए? 0.6 का मान बताना है। कितने लोग बताएंगे इसका? चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये दशमलव है, दशमलव के स्थान पे नीचे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। दशमलव बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक है, ठीक है। कितने अंक है? 5 अंक है, तो 5 जीरो आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बताइए? 32 बटे क्या हो जाएगा बताइए? 1 लाख। क्या हो जाएगा? 32 बटे 1 लाख, ठीक। 0.6 को हम 6 बटे 10 बोल सकते हैं, तो 2 3 6 2 5 10 बोल सकते हैं, ठीक। 32 आप जानते हैं 2 का अगर 5 बार गुणा करें, 32 को हम 2 पर 5 घात बोल सकते हैं, और 1 लाख को हम 10 पर 5 घात बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 का 5 बार गुणा करोगे 1 लाख आएगा, 2 का 5 बार गुणा करोगे 32 आएगा। तो अंदर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटे 5 पे घात, सॉरी 2 बटे 10 पे घात कितना? 10 पे घात 5, यानी 2 5 बार हो तो भी 32, और 10 5 बार हो तो 1 लाख, ठीक है। इसके ऊपर पावर कितना है बताइए? 3 बटे 5 है, तो 5 से 5 हम काट सकते हैं, कट गया। अब देखिए 2 पर 3 घात कितना होगा? 8, और 10 पे 3 घात कितना हो जाएगा बताइए? 1000, ठीक है। अगर 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव होगा। 8 को 3 अंक कैसे बनाएंगे? 2 जीरो बढ़ा के। तो क्या आंसर हो गया बताइए? 0.008। आंसर क्या हो गया? 0.008। देखते हैं किसका किसका आंसर आया है। हाँ शुभम जी आपका आंसर आया। आंसर कितना है बताइए? 0.008, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगाइए, न लगाइए दशमलव को पहले, पूर्णांक की जगह, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई लोग उसको लेकर भी परेशान रहते हैं, सर वहां क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यदि संख्याओं 5x9, ध्यान दीजिए x है यहाँ पे, 3 2 7 और 2y 8 का योगफल कितना है? 1114 हो, तब x का महत्तम संभव मान बताइए। x का महत्तम संभव मान बताइए। ये आपका यूपी टेट में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये योग वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है योग घटाना पर आधारित एक चैप्टर ही होता है शुरुआत में, जो नंबर सिस्टम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम लगाएंगे इसमें आप लोग। 5 है, x है और 9 है, ठीक है। और क्या बताइए? 3 है, 2 है और 7 है, ठीक। उसके से क्या बताइए? 2 है, y है और क्या बताइए? 8 है, ठीक। इनका योग कितना दिया है? 4 1 1 1, यही दिया है। इनका योग दिया है 1 1 1 4, ये दिया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 9 7 16, ठीक है, और 16 8 कितना हो गया? 24 का 4 हासिल 2, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए 5 3 8 2 10, यहाँ आना चाहिए 10 लेकिन आ गया 11। तो 11 का मतलब क्या हुआ? यहाँ जोड़ने पर कुछ इधर से हासिल आया होगा, 1 आया होगा यहाँ पे, तभी देखिए अगर यहाँ पे 1 हासिल आया होगा तभी तो 5 1 6 3 9 और 2 11 आया होगा। तो इसका मतलब इधर से हमको 1 हासिल जाना चाहिए। और 1 हासिल कब जाएगा? देखिए 2 और 2 कितना हो गया? इधर से 2 हासिल गया था ना, देखिए कैसे, 9 7 16 8 24 का 4 हासिल 2, 2 और 2 कितना हुआ? 4, और हमको 1 लाना है। तो भाई 4 में 1, 4 में कुछ जोड़ने पे 1 नहीं आ सकता है, ठीक ना, क्योंकि 1 छोटा है 4 से। हाँ 11 आ सकता है, क्या आ सकता है? 11। तो बताइए 2 और 2 4, यानी 4 में, ठीक है ना, अगर हम x प्लस वाई जोड़े, ठीक है ना, x प्लस वाई जोड़े
तो जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए बताइए, 11 आना चाहिए। तो 11 का 1 यहाँ लिख दिया गया, और ये जो 1 हासिल है इधर चला आया, 1 जब हासिल इधर गया तो 5 1 6 3 9 और 2 कितना हो गया 11। तो कहने का मतलब ये है कि बताइए अगर ये 4 है और x और y मिला के 7 होना चाहिए, x और y क्या मिला के होना चाहिए 7 होना चाहिए, तभी जोड़ने पे 11 आएगा। ठीक है, ये बताइए कि x और y अगर मिला के 7 आ रहा है, x और y मिला के अगर 7 आ रहा है, ठीक है, तो पूछा है कि x का महत्तम संभव मान क्या होना चाहिए। x का महत्तम संभव मान क्या होना चाहिए, और अगर इसका बड़े से बड़ा मान पूछ रहा है तो y का छोटे से छोटा मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बताइए 0। y अगर सबसे छोटा से छोटा रहेगा तभी x बड़े से बड़ा हो सकता है, x बड़े से बड़े क्या हो सकता है बताइए 7 हो सकता है। तो 7 में 0 जोड़ेंगे कितना हो गया बताइए 7। x का सबसे अधिकतम मान क्या हो गया बताइए, x का सबसे अधिकतम मान हो गया यहाँ पे 7। सब x का सबसे अधिकतम मान क्या हो गया 7 हो गया। 20वें का C शुभम पांडे जी ने बताया है, और रुचि वर्मा का भी 20वें का C आया है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे हमने कैसे बताया। 9 7 16 8 24 का 4 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 में x और y जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो 4 है, 4 में क्या जोड़ोगे 11 होगा 7, यानी x और y मिला के 7 होना चाहिए, और x और y मिला के 7 होना चाहिए। तो बोला x बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो भाई इसका मतलब अगर x बड़े से बड़ा होना चाहिए तो y छोटे से छोटा होना चाहिए। तो y के छोटे छोटा हमने 0 बना दिया, 0 में 7 जोड़ने पर कितना होता है 7। तो x का मान हमको क्या मिल गया 7 मिल गया। तो x का सबसे अधिकतम संभव मान क्या है बताइए 7 है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या 0/-5 क्या बताइए, 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। अब ये नहीं बता पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, जान लीजिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि बच्चा भी कर सकता है। तो चलिए फटाफट बताइएगा। देखिए 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या बताना है, इन्हीं ऑप्शन में से कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। चलिए बताइए कितने लोग आंसर बताएंगे इसका, कि 21 नंबर वाले का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कितने लोग बताएंगे फटाफट बताइए भाई। इतना समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग कैलकुलेशन में लग गए होंगे, यहाँ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। देखिए आपको बता दें, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो शून्य ही आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, यहाँ पे शून्य अगर आ रहा है तो कभी माइनस नहीं ले सकता, क्योंकि शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, और शून्य से बड़ा कौन होता है ये बताइए। जितनी ऋणात्मक संख्या होती है शून्य से क्या होती है, छोटी होती है। तो पूछा इससे बड़ा कौन है, ये बताइए। ये सभी माइनस वाले हैं, देखिए ये और ये माइनस वाले हैं, ये तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। अभी आप लोग कहेंगे बी भी माइनस वाला है, तो बी माइनस वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बी में ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया बताइए 3/8। तो आपकी सुविधा के लिए बता दूं, शून्य जो होता है जितनी धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या से क्या होता है छोटा होता है, और ऋणात्मक संख्या से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो शून्य धनात्मक संख्या से छोटा होगा, यानी कि धनात्मक संख्या ये शून्य से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो पूछा है, देखिए यहाँ पे 0 आया, 0 से बड़ी कोई धनात्मक संख्या होगी, वो धनात्मक संख्या कौन आया 3/8, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर है, किसका बी। चलिए बहुत बढ़िया, शुभम पांडे जी आपका भी 21 का बी है, बहुत बढ़िया। रुचि वर्मा जी 21 का बी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का लौसा और मौसा का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि लौसा गुणे मौसा बराबर, ध्यान दीजिएगा, लौसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे क्या बताइए, दूसरी संख्या। ठीक, तो लौसा गुणे मौसा, तो लौसा गुणे मौसा का गुणनफल दे दिया है, कितना दे दिया है 336। ठीक है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर, दूसरी संख्या का गुणा करने पर कितने के बराबर आना चाहिए, 336 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए बताइए, 336 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो वो दोनों संख्या पहली और दूसरी संख्या सब ऑप्शन में है, तो हमको बस ये बताना है ऐसी कौन सी दोनों संख्या है जो गुणा करने पे 336 है। पहली संख्या दूसरी संख्या, वो दोनों संख्या ऑप्शन में है, और दोनों का अंतर 10। देखिए 20 में से 10 गया 10, 24 में से 14 गया 10, 34 में से 24 गया 10,
44 में से 34 गया 10, 10 अंतर तो सब जगह आ रहा है, लेकिन दोनों को गुणा करने में किसके बराबर आना चाहिए, 336 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ तो आ नहीं रहा है, 10 और 20 का गुणा करेंगे कभी 336 नहीं आ सकता, देखिए लास्ट में 0 है, आंसर यहाँ 0 पे आएगा। ठीक है, यहाँ बताइए 14 गुणे 24, तो बताइए 14 चौको 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। यानी ऐसी दो संख्या है जिनका अंतर 10 हो और गुणा करने पे 336 है। ठीक है ना, कहाँ पे देखिए आप लोग बोलेंगे गुणनफल, संख्याओं गुणनफल 336 नहीं बोला है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो लौसा और मौसा का गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 336, और 336 हमको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो 22 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन सी दो संख्या बताइए, 14 है और क्या बताइए 24 है। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए 23 नंबर वाले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें। 23 नंबर वाला क्वेश्चन, ये भी अक्सर रिपीट करता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 4 पे 61, 4 पे 62, 4 पे 63, 4 पे 64, 4 पे 65 किस संख्या से भाज्य होगा, ये पूछा है। बताइए किस संख्या से भाज्य होगा। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग आप लोग कि 23 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा आंसर हो सकता है, सभी लोग फटाफट बताएं 23 नंबर वाले क्वेश्चन का। चलिए पांडे जी ने, रुचि वर्मा ने 21 का बी और 22वें का भी बी बताया था। चलिए ठीक है, बढ़िया है। हाँ 22वें का बी बताया था। ठीक, तो चलिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन सभी लोग बताएं। 23 नंबर वाला क्वेश्चन कितने लोग बता रहे हैं, 23 नंबर वाला क्वेश्चन सभी लोग बताएं। चलिए हमें देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 पे 61 है, 4 पर 61 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस 4 पर 61 गुणे 4 पर 1, ठीक, 4 पर 61 गुणे 4 पर 2, 4 पर 61 गुणे 4 पर 3, 4 पर 61 गुणे 4 पर 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 62 बार 4 में 61 बार 4 होगा ही शामिल। अगर 63 बार 4 है तो उसमें 61 बार 4 शामिल होगा। 64 बार अगर 4 है तो उसमें 61 बार 4 शामिल होगा ही। 65 4 में 61 4 जरूर होगा उसमें शामिल। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हर जगह से 4 पर 61 कॉमन कर लेना है। 4 पर 61 क्या करना है, कॉमन। तो चलिए 4 पर 61 अगर हम कॉमन करते हैं तो बताइए यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, 4 पे 1 घात 4, 4 का वर्ग कितना होगा बताइए 16। हर जगह से 4 पे 61 निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी 4 पे 61 निकला, 4 का घन कितना हो जाएगा बताइए, 4 का घन हो जाएगा 64। ठीक है, और यहाँ 4 पे 4 घाट, तो 4 चौको 16, 4 छके 24 और 1 25। तो हर जगह से क्या बाहर निकल गया, देखिए हर जगह से निकल गया बाहर 4 पे 61। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 64 16 80 हो जाएगा, 6 4 10 6 80, 80 4 84 और 1 85। तो 256 में हम क्या करते हैं, 85 जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11, 8 5 13, 1 14 और 2 1 3। ठीक है, तो कितना हो गया बताइए, गुणे 341। ठीक है, तो बताइए क्या ये 3 से कटेगा, नहीं। देखिए यहाँ पे 3 4 7 और 1 8, 8 का भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, 17 से 17 दूनी 34, 1 कटेगा नहीं। 19 से 341 कटेगा ही नहीं। हाँ 11 से कट जाएगा। देखिए 11 3 33। ठीक है, 11 कम 11, तो किससे कट जा रहा है बताइए, 11 से कट जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया, शुभम पांडे जी ने आंसर बताया 23 का बी। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया बताइए, 23 का बी हो गया, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, तो देखिए आज जो है हमने बस 23 क्वेश्चन बताया, क्योंकि देखिए 5 मिनट आज एक्स्ट्रा ही जा रहा है, 12:05 हो गया है। ठीक, तो हो सकता है अगली कोई क्लास हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हाँ हमने होली के पहले क्वेश्चन पूछा था रंगों वाला, कि कितने लोग होमवर्क में किए थे। एक रंगों वाला क्वेश्चन था, होमवर्क में कितने लोगों ने किया था। चलिए हमने बोला था होमवर्क में कर लीजिएगा। उसका फार्मूला क्या है, एक फलक रंगीन पूछा था, उसका फार्मूला था 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, और इसी पे सॉल्व करना था। उसका आंसर 54 आना चाहिए था। ठीक है,
अगर आप लोग किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो भाई इसको कर लीजिएगा। उसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? 54। होली के उपलक्ष्य में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो रंगों से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसमें दो लोग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक रुचि वर्मा जी ने, एक शुभम पांडे जी ने। बहुत ही बेहतरीन। देखिए छुट्टियां बीत गई, अब आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।